हमारे दो मेहमानों को करते हैं शो में शामिल। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हलदर हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। और कुणाल जी, पहले आपके पास आता हूं, जरा एक बार बाजार का अपडेट दीजिए, क्योंकि देखिए सीएस के सेशन में अचानक से बेहतरीन अपमूव देखने को मिले। जो निफ्टी ऐसा लग रहा था कि 100 पॉइंट नीचे बंद होगा, आज क्लोज होते होते दोपहर के दौरान ऐसा लग रहा था 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चढ़कर बंद हुआ। क्या राय आपकी बनती है, ये क्यों देखने को मिला? क्या सिर्फ एक रोलओवर इंपैक्ट इतना ले जा सकता है क्या इंडेक्स को ऊपर? क्या राय आपकी है? सबसे पहले गुड इवनिंग आपको एंड प्रदीप को। अब ये जो अनइवन एंड अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो 3 अगस्त से हम मार्केट में देख रहे हैं। सीएस एक्टिविटी के बेस पे प्राइस डिस्कवरी हो रही है स्पॉट की, डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी मैच हो रही है उसके बेस पे, एंड फिर इसका हमें एक सेटल प्राइस देखने को मिलता है। नाउ जितने भी लोगों से बात करते हैं, जितने भी लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड और खास करके कैरी फॉरवर्ड इन सीईपी को अवॉइड कर रहे हैं। रीजन ये है कि आपको भी पता है कि अंडरलाइन के बेस पे एटीएम आईटीएम ओटीएम डिसाइड होता है, और कहीं ना कहीं जैसे ये सीएस एक्टिविटी में नहीं, ये जो प्राइस डिसाइड हो रहा है उसके बेस पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन होता है एटीएम आईटीएम ओटीएम का, वो डेफिनेशन गड़बड़ी हो जाती है, और कहीं ना कहीं उसके बेस पे कुछ लोगों को कुछ ड्रास्टिक प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ड्रास्टिक लॉस भी होता है। ठीक है, तो नो डाउट ये आई थिंक सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी आई थिंक एक्सचेंज और इसके ऊपर वर्किंग करेगी और सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ जो भी है इसका आने वाले दिनों में एक अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी के दम पे और प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी के लिए। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग की अगर बात करें 24,300 के ऊपर का क्लोजिंग है। अच्छी बात यह है कि जहां पे शुरुआती सेशन में ऐसा लग रहा था कि 24,000 टच कर सकता है, वहां पे 24,000 का अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। ऊपरी लेवल 24,400 है, 24,400 अगर ब्रेक होगा तो 24,600 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये राय निफ्टी के ऊपर होगी। जरा प्रदीप जी से भी समझते हैं कि उन्होंने कैसे मार्केट को रीड किया। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। बताइए आपने कैसे रीड किया? आज मंथली एक्सपायरी, पहली मंथली एक्सपायरी थी सीएस के सेशन के लागू होने के बाद। जी हाय, गुड इवनिंग विकास जी, आपको एंड कुणाल जी को एंड के सारे दर्शकों को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ ही स्टार्ट करूंगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंट के लिए भी बात करते हो सकते हैं, इनमें से कुछ कॉल क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। एंड रजिस्ट्रेशन एडवाइस से भी मेंबरशिप बेसिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। एग्जैक्टली, अगर हम देखेंगे जब ये सीएस इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ स्कैम मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। बाद में क्लैरिफिकेशन आया, पता चला कि नहीं, उस दौरान कुछ प्रॉब्लम हुआ था और सेबी ने स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया था। और आज मंथली क्लोजिंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था लास्ट ट्रेडिंग सेशन। मुझे लगता है कि इसका इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो ऑब्वियसली रेगुलेटर देखेंगे आगे, लेकिन अब कोई भी चीज मार्केट पे न्यू इंट्रोड्यूस जब होता है ना, इसको थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मलाइज्ड होने में। और ऑब्वियसली आप देखेंगे पहले से बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज्ड हो चुका है और इट विल टेक अनदर 15 to 20 डेज आपको नॉर्मलाइज्ड और भी ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। रही बात लेवल्स का, 24,334 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि 24,000 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम डेफिनेटली यहाँ पे एक रेंज बाउंड सेशन दे सकते हैं। 24,650 से लेके 24,700 तक मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू हो सकता है। जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है, और हम कितने भी डिस्कशन करें, कितने भी बात कर ले, जब तक रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं आपको इसी रेंज में फंसता हुआ दिखाई देंगे, जो कि लास्ट 3 हफ्ते से हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी का मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी 57,000 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। आज भी देखेंगे दिन के दौरान 57,230 के आसपास का डे लो था, बाकी क्लोजिंग होते हुए अच्छा एटलीस्ट क्लोजिंग आया। तो यही दिखा रहा है कि नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 दिन जो लास्ट 3 हफ्ते से मेंटेन कर रहा था लेवल 57,000 को एंड 58,200 हायर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस, यही लेवल मेंटेन होने वाला है जी। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई इंडेक्स के ऊपर प्रदीप जी की तरफ से भी। अब चलिए जरा एक बार मार्केट को एक और लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए 18 हाउस स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट। व्यूअर्स का भी सवाल हमारे पास पहुंचना शुरू हो चुका है, कई सवाल हमारे पास पहुंच चुके हैं। पहला सवाल जो हमारे पास पहुंचा है, सबसे पहले उस सवाल की तरफ करते हैं रुख। प्रशांत का सवाल हमारे पास आया है,
वर्लपूल के ऊपर इन्होंने सवाल भेजे हैं। 22 शेयर इनके पास है, 825 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है वर्लपूल के अंदर। तो वर्लपूल 825 पे खरीदा इन्होंने, 767 पे चल रहा है इस वक्त, तो थोड़ा तो लॉस हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। 12 साढ़े 12 शेयर 100 शेयर का लॉस जो है होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार जरा इनके सवाल को भी समझते हैं। ये पूछ रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए, तो टारगेट स्टॉप लॉस कुणाल जी से समझ लेते हैं। कुणाल जी बताइए क्या रखें टारगेट स्टॉप लॉस। 1263 रुपए का लॉस हो रहा है, 22 शेयर ही है इनके पास, लेकिन थोड़े परेशान है। सर वर्लपूल की बात करें फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम चल रहे हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। नो डाउट अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक 767 के अराउंड है, काफी अच्छा सपोर्ट नीचे 730 के अराउंड आ रहा है, और बाउंस बैक में 840 और 840 जैसे ही क्रॉस होगा ये आपको 1035 तक के लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू वर्लपूल को लेके पॉजिटिव साइड है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलने की सलाह जरूर से रहेगी। चलिए ठीक है, तो ये राय वर्लपूल के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए एक और सवाल हमारे पास आया है मोहम्मद लुकमान का। इन्होंने अशोक लेलैंड के ऊपर सवाल भेजा है, और अशोक लेलैंड के 90 शेयर इनके पास है, 153 के भाव पर है, और इनका पूछना है कि अशोक लेलैंड के जो ये शेयर है वो कब तक होल्ड करके रख सकते हैं। ऑलरेडी 4 महीने हो चुके हैं, स्टॉक कहां तक जाने की उम्मीद है। स्टॉक अशोक लेलैंड पे तो अच्छी कवरेज हमारे प्रदीप जी ने की है, और निचले लेवल पर उन्होंने बाइंग भी दी थी। प्रदीप जी बताइए जरा क्या करें। 174-75 के भाव दिख रहे हैं, इनकी खरीदारी तो 153 पे है। पूछ रहे हैं 4 महीने से होल्ड कर रहा हूं, कितने दिनों तक होल्ड करूं, क्या टारगेट रखूं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बहुत ही पुराना कवरेज है। ऑलमोस्ट 130 के आसपास जब ब्रेकआउट आया था, और हमने देखा कि ऑलमोस्ट 220 के आसपास का टॉप बनाया था। रिसेंट अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, उसके बाद का जो हेल्दी करेक्शन है ये भी चार्ट में कंप्लीट हुआ है। अभी जिस तरीके से बेस बन चुका है, और 2 महीना नॉन स्टॉप हायर हाई क्लोजिंग टेक्निकल चार्ट पे देखने को मिल रहा है, आई थिंक उनको बने रहना चाहिए। बहुत जल्दी उनको 198 उसके बाद एक बार फिर से ऑल टाइम हाइस बनते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करना यहाँ पे रहना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने में ऑल टाइम हाई ऑन द वे। चलिए ठीक है, अशोक लेलैंड के ऊपर ये सवाल आया था, और उस पर जवाब आपको क्लियरली मिल गया है। चलिए अगले जो हमारे कॉलर हैं उनकी तरफ करते हैं रुख। अगले जो हमारे व्यूअर है, साक्षी का सवाल हमारे पास आया है। 2000 शेयर्स इनके पास हैं, 8 रुपए के आसपास के भाव के वोडाफोन के ऊपर। वोडाफोन काफी निचले लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। 2000 शेयर, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है 14,000 के आसपास का। आज तो स्टॉक 8% चढ़ा भी है। कुणाल जी क्या करना है, ये बेहतरीन तेजी आज देखने को मिली है। आज तो वॉल्यूम्स भी बड़े तगड़े थे। मैं 3 बजे के आसपास चेक कर रहा था तो करीब करीब 124 करोड़ का वॉल्यूम हो गया था। इस वक्त एवरेज वॉल्यूम 37 करोड़ के आसपास का रहता है। आज इतने बड़े वॉल्यूम के साथ तेजी आई है, कहां तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, और क्योंकि इनके लोअर लेवल पे बाइंग है, तो क्या राय आप देंगे इन्हें। होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 15 रुपया 35 पैसे का एक रेजिस्टेंस है, आज 15 रुपये 19 पैसे के अराउंड क्लोजिंग है। अगर ये 15-35 के ऊपर जाता है तो फिर 20 रुपए तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे आइडिया को लेकर पॉजिटिव साइड का है, और एक 14 रुपए का एक एसएल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी बहुत बड़ी है। जब भी करेक्शन आएगा वापस ये आपको 10 से लेकर 9 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो 14 रुपए का एक ट्रेल एसएल मेंटेन करके चलिए। 15-35 के ऊपर जैसे स्टॉक जाएगा आपको 20 रुपए तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। चलिए अगले कुछ और सवालों को जरा करते हैं शामिल। हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो सवाल आए हैं उनको लेकर आते हैं आपके सामने। एक सवाल हमारे पास आज तमाम ना एक्शन वाले शेयरों पर खूब सारे सवाल हमारे पास आए हैं। वोडाफोन आइडिया पर ढेर सारे सवाल हैं हमारे पास। वोडाफोन आइडिया को हमने कवर कर ही लिया ऑलरेडी। कुछ और सवालों को आपके सामने लेकर आते हैं और उन सवालों को रखते हैं आपके सामने। देखिए एक सवाल हमारे पास आया है, ये सवाल बालकृष्ण तंवर का है। बालकृष्ण तंवर ने वेदांता पावर के 200 शेयर खरीदे और इनकी एंट्री प्राइस 30 रुपए के। अच्छा ये इनको हो सकता है अच्छा इन्होंने नई एंट्री भी की हो सकती है, ये भी हो सकता है, या फिर इनको स्प्लिट के बाद मिले होंगे, ये भी हो सकता है। तो 200 शेयर इनके पास है 30 के भाव पर, और इनका पूछना है कि और बाई करना चाहते हैं, क्या बाई करना चाहिए, क्या सलाह आपकी होगी। प्रदीप जी, वेदांता पावर बहुत ज्यादा चार्ट्स तो नहीं मिलेंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि स्प्लिट के बाद ये बिजनेस के डिमर्जर के बाद जो है वो ये नया स्टॉक बना है वेदांता ग्रुप का, लेकिन क्या राय आप देंगे इनको।
देखिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि जब भी डिमर्जर हो रहा है कोई भी ग्रुप, आप एग्जैक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पे, चाहे वो जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ क्वालिटी वर्ल्स का डिमर्जर हुआ, आप देखिए क्वालिटी वर्ल्स नीचे देखने को मिला, बाद में क्वालिटी वर्ल्स में रैली आया। अब देखेंगे अगर आईटीसी के साथ जब आईटीसी होटल का डिमर्जर हुआ, आईटीसी होटल नीचे आया, बाद में आईटीसी होटल में एक तेजी देखने को मिला। वेदांता ग्रुप में भी सेम, जब वेदांता ग्रुप में डिमर्जर हुआ, एक एंटायर वेदांता ग्रुप थोड़ा बहुत 1-2 दिन में ही फिर से थोड़ा बहुत नीचे आते हुए हम लोगों ने देखा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। एक अच्छा खासा सपोर्ट 30 के आसपास है, मुझे लगता है कि उनको एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 30 के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। जैसे ही स्टॉक एक बार 41-42 का जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करती है तो मुझे लगता है कि अगेन एक ऑल टाइम हाई आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। और पावर स्टॉक्स में बहुत कुछ महीना पहले ही एक बार रैली हम लोगों ने देखा है, सो इट विल सम टाइम, थोड़ा कंसिडरेशन रेंज में है तो थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको डेफिनेटली 48-50 का टारगेट बिल्कुल मिलना चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, वेदांता पावर के ऊपर ये सलाह हो गई। सोशल मीडिया पे कुछ और सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अभिषेक का एक सवाल हमारे पास आया हुआ है फैक्ट के ऊपर, और इनका पूछना है कि 11% ये स्टॉक आज उछल गया है, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? क्वांटिटी तो इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज फर्टिलाइजर शेयरों में बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला, और उसकी वजह ये थी कि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए वो काफी पॉजिटिव है। उन्होंने ये कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि जो फर्टिलाइजर की कमी है उसकी पूर्ति की जाए, इंडिया को और ज्यादा फर्टिलाइजर सप्लाई वो करेंगे। पिछले साल ही 40% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली थी इंपोर्ट के अंदर रशिया से, और इस बार भी देखिए डीएपी से रिलेटेड सप्लाई जो है वो रशिया से इंडिया आती हुई नजर आएगी, और इसकी वजह से स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी देखने को मिली। एफएससीटी फैक्ट बताइए जरा एक बार, कुणाल जी आप बताइए जरा क्या राय बनती है फैक्ट के ऊपर आपकी? सर फैक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज देखने को मिला। 876 के अराउंड स्टॉक था, एंड सबसे अच्छी बात है कि 852 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग भी दिया है। आने वाले दिनों में 1055 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का मेंटेन करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन हम यहाँ पे बना के नहीं चल सकते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नई पोजीशन को लेकर उतना फेवरेबल नहीं है, बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है तो आप इसको एक बार होल्ड करके चल सकते हो। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई है फैक्ट के ऊपर। चलिए कुछ और स्टॉक्स की करते हैं जरा चर्चा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर भी एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, और लोअर लेवल पे बाइंग 80 रुपए के आसपास की बाइंग है, और ये व्यूअर हमारे जो है वो पूछ रहे हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरा एक बार चेक करा लेते हैं। प्रदीप जी जरा एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र चेक कीजिए, बताइए जरा क्या राय आपकी बनती है यहाँ पर? सर अगर हम देखेंगे एक मल्टी ईयर रेसिस्टेंस है, इनफैक्ट 2010 के आसपास का एक रेसिस्टेंस जो कि ऑलमोस्ट 87 से 90 के आसपास है, और अगर उससे भी पहले मैं जा रहा हूं तो 2008 जनवरी मंथ का एक रेसिस्टेंस जो कि 94-95 के आसपास है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक सप्लाई जोन है। सो अगर आपका बाइंग आसपास में है, सो एक बार आपको 90 से लेके 92-93 के आसपास का प्राइस देखने को मिलेगा, वहां पे एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आपको सोचना चाहिए। सक्सेसफुली 98 के ऊपर मंथली क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक्स में एक न्यू बुल रन स्टार्ट होगा, लेकिन बिफोर दैट एक बार थोड़ा आप हाई अलर्ट में रहिए, क्योंकि 2010-2008 के आसपास का हाईस को क्रॉस करना मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा मुश्किल है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद ही यहाँ पे कुछ मूव पॉसिबल है। अभी के लिए आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 76 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। फ्रेश बाइंग किसी को अभी नहीं करना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक पे। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है फिलहाल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। ये राय आपको प्रदीप जी की तरफ से मिल गई है क्लियरली। चलिए अब जरा रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट, कल की इवेंट्स को आपके सामने लेकर आते हैं। कल कौन से बड़े इवेंट्स रहने वाले हैं उसको लेकर हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ जुड़ गई है। अर्चना बताइए कल कौन से इवेंट्स पर नजर रखनी है हमें? जी 26 अगस्त के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स मार्केट के लिए लाइंड अप है, जहां आप नज़र रख सकते हैं। सबसे पहले 26 अगस्त को ईद ए मिलाद के चलते मार्केट में सेटलमेंट हॉलीडे है, यानी कल एनएससी बीएनएससी खुले रहेंगे और नॉर्मल ट्रेडिंग होगा, पर सेटलमेंट नहीं होगा। और कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखिए तो कीस्टोन रियल्टर्स की बोर्ड की बैठक है, जहां फंड रेजिंग पर विचार हो सकता है। टाइम टेक्नोप्लास्ट की बोर्ड की बैठक है, जहां टीपीएल प्लास्टेक के मर्जर पर विचार होगा। और वहीं वाटर
हुए लीजर टूरिज्म का 1:10 स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट है। साथ ही रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग के 7:40 राइट्स इशू के भी रिकॉर्ड डेट है। जना अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की लिस्टिंग होगी 26 अगस्त को। वहीं ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस के कंज्यूमर प्राइस, पीसीई प्राइस इंडेक्स और जीडीपी के इंपॉर्टेंट नंबर्स पे मार्केट की नजर बरकरार रहेगी। और आखिर में एनवीडिया की क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे, तो यहाँ पे भी मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर बरकरार रहेगी। तो ये थे 26 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स। बहुत शुक्रिया अर्चना इन तमाम ट्रिगर्स को लेकर आने के लिए और बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को। चलिए अब एक काम करते हैं, समझ लेते हैं वो शेयर्स जहां आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि देखिए आपकी मार्केट की स्ट्रेटजी पूरी हो चुकी है, आपके तमाम सवालों के जवाब हो चुके हैं और आपको हमने कल के अहम ट्रिगर्स भी बता दिए हैं। तो अब आपके लिए लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। और वीआईपी शेयर्स के लिए सबसे पहले चलते हैं हम प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी बताइए क्या चुना है आपने वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स के तौर पर? जी देखिए, जो मैं स्टॉक आज लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अभी 343 344 के आसपास का क्लोजिंग देखने को मिला है। मुझे लगता है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ साथ फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है पर्टिकुलर स्टॉक का। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 311 के आसपास का मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 395 और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 440 तक का आते हुए दिखाई देंगे। सो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 25% से भी ज्यादा मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज इसमें है स्टॉक में करेंट जोन से भी रैली। एक साल का व्यू रहेगा और 311 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। एक साल के व्यू के साथ आप 311 का स्टॉप लॉस रखिए और 440 25% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रदीप जी, तो बेहतरीन स्टॉक चुनकर लेकर आए हैं वो। अब जरा कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी आपकी तरफ से क्या है वीआईपी शेयर्स? वेल, दो स्टॉक है एंड दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। दो प्रदीप जी ने सीधा 25% की बात की है, मैं उतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ दो स्टॉक है जहां पे अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जाइडस लाइफ 1123 के अराउंड है, 1090 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी कि टारगेट 1150 और 1190 का रहेगा। एंड बीबीएल खरीदारी करके चलने की सलाह है 435 के अराउंड, 428 का एसएल। टारगेट की बात करें तो 441 और 450 ये दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए दो स्टॉक्स आपको मिल गए हैं कुणाल जी की तरफ से भी। जाइडस लाइफ आपको खरीदना है, स्टॉप लॉस 1090 का, 1150 1190 तक के टारगेट्स। और उसके अलावा वीबीएल वरुण बेवरेजेस 441 के टारगेट, 450 का दूसरा टारगेट, 428 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छा कुणाल जी निश्चिंत रहिए, आपके छोटे टारगेट्स हैं लेकिन टाइम भी तो कम आप ले रहे होंगे। कितने दिनों का है ये टारगेट? वेल सर, आज है ट्यूसडे, आपको ये थर्सडे तक देखने को मिल सकते हैं। बस तो फिर मामला यही सॉर्ट हो गया है। रोटी की बात तो समझते ही आप, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये हमारे अंशुल जी हमेशा कहा करते थे कि रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो प्रदीप जी एक साल का समय ले रहे हैं फिर 25% रिटर्न है, तो ठीक है, ये बढ़िया है, हमें एक्सेप्टेड है एकदम हमारे लिए। चलिए इस शो में समय इतना ही है, तो इस चर्चा को यही समेटेंगे। कुणाल जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप दोनों ने समय निकाला और बेहतरीन गाइडेंस आपने हमारे व्यूअर्स के साथ आज शेयर की है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए